हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हमारा टॉपिक नंबर 5 हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें सजीव जगत के बारे में आपको बताया था कि कोशिका क्या होती है, और इसके बाद आपको जो वर्गीकरण की पद्धतियां हैं वो भी बता चुके हैं। ठीक है, कि द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी है। ठीक है, इसके बाद जो 3 जगत पद्धति है वो आपके अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। हैकल ने तीसरा जगत प्रोटेस्टा बताया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो कोपलैंड ने आपकी 4 जगत पद्धति दी, और चौथा जगत इन्होंने कौन सा बताया था, आपका मोनेरा जगत। मोनेरा के बारे में हमने नेक्स्ट मतलब जो पिछला वीडियो है उसमें देख लिया था कि मोनेरा क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। अब मोनेरा में ही आपने देखा होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दें, मोनेरा में कि आपके जो है जीवाणु आते हैं। जीवाणु के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, इसके बारे में आपको बता दिया था, एक कवक के समान जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट आर्कीबैक्टीरिया, प्राचीनतम जीवित जीवाश्म इन्हें कहा जाता है, और साइनोबैक्टीरिया जिसे नीलहरित शैवाल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम सबसे पहले तो देख लेंगे आपके जीवाणु के बारे में, फिर आपका दूसरा जगत स्टार्ट करेंगे, प्रोटेस्टा जगत। ठीक है, प्रोटेस्टा में कौन से मतलब जीव आते हैं इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद आपका कवक जो होता है, कवक जगत, इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे जीवाणु हो गया, कवक हो गया, विषाणु हो गया, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज देखेंगे हम जीवाणु। तो जो जीवाणु हैं यह पौधे नहीं हैं। क्या नहीं है? पौधे नहीं हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था पौधे नहीं होते। यदि ये पौधे होते तो इनको फिर हम पादप जगत के अंतर्गत पढ़ते। तो जीवाणु क्या है? देखिए, बैक्टीरिया। सबसे पहले जीवाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान। हर एक अध्ययन की एक शाखा होती है, तो उसी तरीके से जो जीवाणुओं के अध्ययन की शाखा है उसे जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है जीवाणु हरित लवक रहित होते, मतलब इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, उसके माध्यम से भोजन बना सकते। लेकिन जो हरित लवक है, केवल क्लोरोफिल की बात करें तो ये इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। अभी प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं तो आपको बताया था कि जो मोनेरा जगत है इसमें सभी के सभी प्रोकैरियोटिक जीवाणु ही आते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इनमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, और दूसरी बात होती है कि इनमें जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का हो गया, राइबोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सारी चीज़ें इसमें अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके जीवाणु कहलाते हैं। तो याद रखेंगे, जीवाणु हरित लवक रहित होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट फैक्ट है आपका, जीवाणु वास्तव में पौधे नहीं होते। इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका भित्ति के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। तो हमने एक टेबल आपको बताई हुई थी, उसमें सभी जगत के बारे में बताया था कि मोनेरा में किस प्रकार की कोशिका भित्ति होती है। तो आपको बताया था कि जो मोनेरा जगत होता है इसमें सेल्यूलोज रहित होती है, लेकिन इसमें पॉलीसेकेराइड युक्त आपकी कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, कुछ जीवाणु प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ना होकर के बैक्टीरियो क्लोरोफिल उनमें उपस्थित होता है, जो कि क्लोरोफिल से बिल्कुल ही भिन्न होता है। ठीक, नेक्स्ट, जीवाणु की खोज तो किसने की थी? 1683 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। उन्होंने अपने द्वारा बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें क्या कहा था? सूक्ष्म जीव कहा। इसी कारण से ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो जीवाणु विज्ञान का पिता कौन है? ल्यूवेनहॉक है। जंतु और जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु हैं। इसके बाद पढ़ा था वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवासिए हैं। तो ये कुछ फैक्ट होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक, तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है? आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने जीवाणु के बारे में बताया था। कब? 1683 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ए हरेनबर्ग ने 1829 में जीवाणु नाम दिया। तो जीवाणु को जीवाणु नाम देने वाले कौन है? तो वो है ए हरेनबर्ग। कब दिया था? सन 1829 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बताया कि जीवाणु द्वारा ही जो किण्वन है वो होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं।
लुई पाश्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जन्म मत को प्रतिपादित किया था। तो पूछ सकते हैं कि रोगों का जन्म मत किसने प्रतिपादित किया? लुई पाश्चर ने। ये क्या कहलाता है? तो किण्वन जैसी एक प्रक्रिया होती है। ठीक, नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि जो चौपाए होते हैं मतलब जानवर होते हैं, इनमें जो एंथ्रेक्स रोग है तथा मनुष्यों में तपेदिक रोग और हैजा रोग का कारण भी क्या है? जीवाणु है। जो हैजा होता है वो वीब्रियो नामक आपके जीवाणु से होता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था। लीस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत व्यक्त किया। तो ये कुछ फैक्ट याद रखने हैं। जन्म मत किसने दिया? तो लुई पाश्चर ने। प्रतिरोधी मत किसने दिया? लीस्टर ने। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले क्या किया? जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया। जीवाणु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो ल्यूवेनहॉक कहलाते हैं। ठीक है, अब जीवाणु के प्राप्ति स्थान कौन कौन से मतलब जीवाणु कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। ये प्रायः सभी जगहों जहाँ पर जीवन की थोड़ी सी भी संभावना होती है वहाँ पर आपके जीवाणु देखने को मिल जाते हैं। तो ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये मानव द्वारा श्वास लेने की वायु में, पीने के जल में, भोजन में भी मौजूद रहते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि हमें साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते। इनको देखने के लिए विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मदर्शियों की हेल्प ली जाती है। तो ये मिट्टी में भी, दूसरे जीवित वस्तुओं में, मृत जैव पदार्थों में भी उपस्थित रहते हैं। मानव के मुँह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं जीवाणु की संरचना। जीवाणु का संपूर्ण शरीर एक कोशिका का बना होता है और जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है वो एक कोशिकीय कहलाते हैं। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति अभी आपको बताया सेल्यूलोज की नहीं होती बल्कि किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति ग्लाइकोजन नामक पदार्थ से बनती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। तो कोशिका के बारे में जब पढ़ा था वहाँ सारे कोशिकांग आपको कराए हुए थे कि कोशिका झिल्ली क्या कहलाती। कोशिका झिल्ली जो कि आपकी कोशिका को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है और उसका जो है कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? बाहर से अंदर जाने वाले पदार्थों को और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों के बीच में मतलब ये उनमें से चुनती है कि किस पदार्थ को अंदर जाना है और किसको बाहर आना है। नेक्स्ट है जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। और हमने कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ा था जब आपको बताया था कि इसमें यदि परत पूछ लेता है कि लिपिड की कितनी परतें होती हैं तो एक परत लिपिड होती है और आपकी 2 परतें होती हैं आपकी प्रोटीन की। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 3 परतों के रूप में दिखाई देती है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं तथा अन्य विकसित कोशिकांगों का अभाव होता है। तो आपको याद रखना है मोनेरा जगत में आपके प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और प्रोकैरियोटिक जैसे ही आपसे कहते हैं तो आपको समझ लेना है कि इसमें सभी कोशिकांगों का अभाव होता है। इनमें केंद्रक भित्ति तथा क्रोमोसोम का भी अभाव होता है। इनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीवाणुओं में रोम और कशाभिका भी पाए जाते हैं और एक इसमें मदद करते हैं तो उनमें गमन, पोषण और प्रजनन में सहायक होते हैं। ठीक है, मतलब गमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है जीवाणुओं के सामान्य लक्षण, तो आपको याद रखने हैं। विषाणुओं को छोड़कर जीवाणु सबसे सरल, वैसे विषाणु सबसे सरलतम जीव माने जाते हैं लेकिन जो जीवाणु हैं वो विषाणु को छोड़कर सरलतम जीव है। नेक्स्ट है सभी स्थानों पर आपके जो जीवाणु हैं वो देखने को मिलते हैं। ये एक कोशिकीय जीव हैं जो एकल या समूहों में भी पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है जो कि आपकी ग्लाइकोजन नामक पदार्थ से बनी होती है। इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। ये परजीवी अर्थात दूसरे जीवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतोपजीवी अर्थात मृत जीव जंतुओं से और सहजीवी भी कुछ होते हैं। अब इनकी आकृति देखते हैं जीवाणुओं की। तो आकृति के आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं शलाकावत, ठीक है, मतलब बैसिलस जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार के जीवाणु छड़नुमा या बेलनाकार आकृति के होते हैं जैसे बैसिलस एंथ्रासिस। नेक्स्ट है गोलाकार जिसे कोकस आकार कहते हैं। तो गोलाकार आकृति के जीवाणु को कोकस के नाम से जाना जाता है और यह सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। तो पूछ सकता है सबसे छोटे जीवाणु का आकार किस प्रकार का होता है? तो कोकस आकार के होते हैं, गोलाकार। नेक्स्ट है सर्पिलाकार जिसे स्पाइरल कहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु स्पाइरल होते हैं। नेक्स्ट है कौमा आकार,
कॉमा आकार के जीवाणु, अंग्रेजी का जो कॉमा होता है मतलब इस तरीके से इसके आकार के होते हैं जैसे विब्रियो कोमा, और जो आपका हैजा है वो इसी प्रकार के जीवाणुओं से फैलता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है पोषण। जीवाणुओं में किस प्रकार का पोषण होता है? तो जीवाणुओं में मुख्य रूप से 2 प्रकार का पोषण पाया जाता है। पहला स्वपोषी, इनके इंग्लिश नाम आपको याद रखने हैं, यहाँ से कभी कभी पूछ लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी पोषण को कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण ऑटोट्रॉफिक जिसे कहते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार का पोषण आता है। फर्स्ट होता है आपका प्रकाश संश्लेषी अर्थात फोटोसिंथेसिस, और दूसरा रसायन संश्लेषी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी में आपका जीवाणु आ जाता है क्रोमेटियम, और रसायन संश्लेषी में नाइट्रोवेक्टर और नाइट्रोसोमोनास। तो ये तो हुआ आपका स्वपोषी पोषण, मतलब जो स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, और ये 3 प्रकार का होता है। तो तीनों प्रकार इनके एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, पहला होता है परजीवी जिसे पैरासिटिक कहते हैं, दूसरा होता है सहजीवी जिसे सिम्बायोटिक कहते हैं, और तीसरा होता है मृतोपजीवी जिसे सेप्रोफाइटिक कहते हैं। तो परजीवी में आपका माइक्रोबैक्टीरियम होता है, सहजीवी में राइजोबियम, और मृतोपजीवी में लैक्टोबैसिलस। ठीक, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोटिस्टा जगत। जीवाणु के बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे तो आपका जो मोनेरा जगत है यहाँ पर क्लियर होता है। अब दूसरा जो जगत है प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत के बारे में किसने बताया था? तो प्रोटिस्टा जगत के बारे में आपके अर्नेस्ट हैकल ने बताया था। प्रोटिस्टा जगत में आपके क्या आते हैं? तो इसमें सब के सब यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव आते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। तो यूकैरियोटिक क्या कहलाते हैं? जिसमें आपका स्पष्ट केंद्रक भी दिखाई देगा, केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी स्थित होगी, केंद्रिका के बाद आपको बता दें इसका जो जीवद्रव्य होता है इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतः प्रद्रव्य जालिका हो गया, राइबोसोम इसमें 80 प्रकार के होते, 80 प्रकार के। ठीक, तो प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय यूकैरियोटिक सूक्ष्मजीव आते हैं। प्रोटिस्टा की संरचना कैसी होती है? तो इसमें एक कला द्वारा इसकी जो कोशिकाएं हैं वो घिरी होती हैं। यहाँ कला कह दें, झिल्ली कह दें, मेम्ब्रेन कह दें, ये सब एक ही बात होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रोटिस्टा कोशिका में हरित लवक होते हैं। इसमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका, केंद्रक, गुणसूत्र इत्यादि कलाओं से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कवक जगत। आपका जो अगला जगत है कवक जगत होता है। कवक जगत का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी इसे कहते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, कवक हरित लवक रहित होते, इसमें भी हरित लवक नहीं होता, सकेंद्रीय होते मतलब केंद्रक होता है, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है। नेक्स्ट है पर्णहरिम विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक यानी विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी का मतलब इसमें 3 प्रकार आ जाएंगे, तो एक एक करके अभी हम देखेंगे। तो पहले तो ये याद रखना है कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, और जिनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती, अर्थात ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसमें जो भोजन संचित होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो पूछ सकता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों ही फैक्ट रहेंगे। भोजन किसके रूप में संचित होता है कवकों में? तो ग्लाइकोजन के रूप में। और जैसे मनुष्य का पूछता है तो इसमें स्टार्च के रूप में होता है, जिसे मंड कहते हैं। नेक्स्ट है इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, ऑप्शन देंगे सेल्यूलोज की, काइटिन की, तो याद रखना काइटिन की बनी होती है। और पादपों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इनका वासस्थान देख लेते हैं, हैबिट्स देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कवक संसार में उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ जीवित अथवा मृत कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये हम पढ़ चुके हैं कि कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं। जितने भी आपके पोषक तत्व होते हैं जिनकी ज़रूरत मनुष्य को पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, सब के सब आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी ये पाए जाएंगे वहाँ आपके जीवाणु उपस्थित होंगे ही, क्योंकि उनको नष्ट करते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो वो कैप्रोफिलिक कहलाता है। और नाखूनों और बालों में उगने वाले कवकों को कैरिटिनोफिलिक कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे।
नेक्स्ट है आपका पोषण। तो ये याद रखना, पोषण हर एक आपके चाहे जीवाणु हो विषाणु हो सबका पोषण विधियां याद रखनी है। पहला है पोषण पोषण के आधार पर कवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले सहजीवी, दूसरे परजीवी और तीसरे मृतोपजीवी। सहजीवी अर्थात सिम्बायोटिक कहते हैं। सहजीवी का मतलब ही होता है कि एक मान के चलिए 2 यहाँ पर प्राणी हैं तो एक दूसरे को लाभ पहुँचाना चाहिए। ये इसको लाभ देगा और बदले में ये इसको लाभ प्राप्त करेगा। ठीक है, आपने सीटेट में पढ़ा होगा जो बगुला और भैंस का संबंध होता है, ठीक है, वो आपका सहजीवी संबंध माना जाता है। तो उसी तरीके से एक कवक एक दूसरे पौधे के साथ साथ उगते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन। पूछता है लाइकेन उदाहरण है किसका, तो कवक और आपके जो कवक होता है और शैवाल का। जो कवक होता है, कवक शैवाल को लाभ पहुंचाता है और शैवाल इसको परिस्थितियां प्रदान करता है। ठीक, अभी लाइकेन के बारे में भी देख लेंगे। दूसरा है परजीवी, जिसे पैरासिटिक कहते हैं। ये कवक अपना भोजन जंतुओं एवं पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कवक जो हैं वो सदैव हानिकारक होते, क्योंकि एक तो दूसरे को हेल्प देगा लेकिन दूसरा जो है वो बदले में इसको हानि पहुंचा देता है। वो परजीवी जैसे पक्सीनिया और आस्टिलागो, ये याद रखना। नेक्स्ट है मृतोपजीवी। इस प्रकार के कवक अपना भोजन सदैव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इन्हें यहाँ पर सेप्रोफाइट होगा, इसमें आ जाता है राइजोपस और पेनिसिलियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कवकों के आर्थिक महत्व। तो कवक, कुछ कवक आपको लाभदायक भी हैं और कुछ आपको हानिकारक भी हैं। तो लाभदायक कवक कौन कौन से हैं, तो जो हमारे वर्ज्य कार्बनिक पदार्थ हैं इनका नाश करना कवकों का मुख्य लक्षण होता है। जैसे आपका जो भोजन है, आपने देखा होगा यदि कोई रोटी 2-3 दिन रखी रहती है तो उस पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, वो आपका कवक होता है। ठीक है, फंजाई जिसे कहते हैं। तो वर्ज्य कार्बनिक पदार्थों का नाश करना कवकों का मुख्य लक्षण है। ये जंतुओं और पौधों के अवशेषों को विघटित करते हैं। नेक्स्ट है एगरेकस, छत्रक, गुच्छी आदि कवकों का उपयोग सब्जी के रूप में होता है। नेक्स्ट है एस्परजिलस और पेनिसिलियम जैसे कवक का उपयोग पनीर उद्योग में होता है। ईस्ट का उपयोग एल्कोहल उद्योग में, ब्रेकरी उद्योग में होता है। नेक्स्ट है कवकों से कई प्रकार के विटामिनों का संश्लेषण, मुख्य रूप से विटामिन B12 होता है इसमें आपका, और विटामिन D, इनका संश्लेषण भी आपका कवक के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है कवकों से कई प्रकार की एंटीबायोटिक्स औषधियाँ निर्माण की जाती हैं। इसमें सबसे पहले याद रखेंगे सन 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त किया। तो पूछा जाता है पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो पेनिसिलिन है। किसने खोजी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और किस कवक से, तो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। ठीक है, इसके अलावा क्लोरोमाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन आदि जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं ये भी आपकी कवकों से ही प्राप्त की जाती हैं। तो ये तो हुई कवकों की लाभदायक क्रियाएं। अब कुछ हानिकारक क्रियाएं हैं। तो देखिए राइजोपस, पेनिसिलियम आदि कवकों की कई जातियां भोजन को नष्ट भी कर देती हैं। नेक्स्ट है दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली कई प्रकार की वस्तुएं, जैसे कपड़े पर फफूंदी टाइप की लग जाती है, चमड़ा, कागज, लकड़ी आदि को कवक नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है कुछ मशरूम जहरीले होते हैं जो देखने में तो सामान्य होते हैं, किंतु यदि धोखे से खा लिए जाते हैं तो मनुष्य की मृत्यु तक इनसे हो जाती है। अब देखते हैं लाइकेन। अब ये जीवाणुओं से होने वाले रोग और आपके कवक से होने वाले रोग एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपको कराएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लाइकेन याद रखना है। लाइकेन में आपका जो शैवाल और कवक है इनका सहजीवी संबंध ही लाइकेन माना जाता है। तो आइए देखते हैं लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने। ठीक है, जिन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। नेक्स्ट है इसमें कवक और शैवाल के मध्य में परस्पर सहजीवी संबंध होता है। अब देखिए कवक जो होता है वो शैवाल को लाभ देता है, मतलब क्या देता है, देखिए
तो कवक जल, खनिज लवण और विटामिन आदि शैवाल को देता है, और बदले में शैवाल क्या देता है, तो शैवाल के पास में आपका हरित लवक होता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करके कवक को देता है, अर्थात एक दूसरे को हेल्प मिल गई। अतः कवक और शैवाल के बीच इसी संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं, और ये जो सहजीवी संबंध है इसको हेलोटिज्म कहा जाता है। अब कुछ नोट फैक्ट याद रखेंगे। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक हैं, तो पूछ लिया जाता है कि लाइकेन जो वायु प्रदूषण के संकेतक हैं इसके लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। जहां वायु प्रदूषण अधिक होता है वहां लाइकेन नहीं उगते। तो पूछा जाता है वायु प्रदूषण के लिए या वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। अब ऑप्शन में देंगे आपसे जीवाणु, विषाणु, लाइकेन या कवक, कुछ भी दे दें, तो याद रखना लाइकेन है। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकॉल्स, और खाली जो चट्टानें पड़ी हुई होती हैं इन पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। अब लाइकेन के कुछ आर्थिक महत्व याद रखने हैं आपको। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है। दूसरा है कई लाइकेन खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। अगला है आपका प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला जो लिटमस पेपर है उसको रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है लोवेरिया, इरवेनिया और रेमेलिया, ये आदि लाइकेन है, और इन लाइकेनों का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट आपका जो है पादप जगत रह गया है अभी, और आपका जंतु जगत, जो कि बहुत बड़े जगत हैं, तो इनको नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।